तो अब ये कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चंस MCQs वगैरह हम करेंगे जिसके थ्रू हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, वो मैं थोड़ा बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा, बट फॉर द टाइमिंग दैट इज़ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस कॉस्ट क्लासिफिकेशन मेजरमेंट, तो आपको कहता है विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड विद इन द प्राइम कॉस्ट। अच्छा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो अगर मैंने नहीं भी एक्सप्लेन करी तो आई विल कवर अप थ्रू देम थ्रू ये एग्जाम्पल्स। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट होती, जितनी भी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो तमाम की तमाम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट की हेडिंग में आती हैं। तो तमाम की तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो प्राइम कॉस्ट की हेडिंग में आती हैं। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट। तो अब बताएं कौन सा होगा। हाँ भाई, व्हाट्स गोइंग टू बी द आंसर? जी, व्हाट्स गोइंग टू बी द आंसर? सी। सही है, गुड एनफ। चलें आगे बढ़ें। ये 46 एक्सप्लेन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी 46 बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सी सर। क्या? डी? सी सर, सी। अच्छा, सी फॉर कैट। ओके, सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? हमें पता है वो कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल होता है। तो क्या कहता है? कॉस्ट दैट इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नहीं। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अ कॉस्ट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। 47 कहता है विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। याद रखना, नॉट अ फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। सही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, मटीरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस है ना, एक बार साल का इंश्योरेंस फिक्स हो गया भाई, 1 लाख देने हैं, 2 लाख देने हैं, 3 लाख देने हैं, एक्सेट्रा, तो वो फिक्स हो गया। यूजुअली बिजनेस रेट्स जो होते हैं ना, रेट्स मीन्स टैक्सेस। टैक्सेस कुछ सूरतों में फिक्स भी होते हैं, कुछ सूरतों में वेरिएबल भी होते हैं। तो क्योंकि MCQs हैं, तो इसमें आइडियली स्पीकिंग अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, तो हम वो वाला ऑप्ट करते हैं जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे बेस्टेस्ट होता है। सो मटीरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट वन। मटीरियल, अच्छा रेट्स का मतलब बेटा टैक्सेस को कहते हैं रेट्स। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको कल बताया था ओवरहेड किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, मैंने आपसे कहा था कि हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एक और तरह से करते हैं, विच इज़ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं कहा जी प्रोडक्शन का ताल्लुक 100% प्रोडक्शन से है, और नॉन प्रोडक्शन मीन्स जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से ना हो। तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड विद इन प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? अच्छा भाई, ये बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि वाई नॉट डी? वाई नॉट डी? जी वाई नॉट डी? बी तो आपने कह दिया, वाई नॉट डी? जी एनीवन, वाई नॉट डी? हाँ, क्योंकि डी की जो स्टेटमेंट है ना, वो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। डी की जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। वहाँ पे डी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है।
सही है जी। अच्छा, अगली बात, अगली चीज़ ज़रा समझिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है डायरेक्ट कॉस्ट को, उसको ज़रा बात करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था कि हर वो कॉस्ट जो कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को एट्रीब्यूटेबल होती है, हर वो कॉस्ट जो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को एट्रीब्यूटेबल होती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट कॉस्ट। सो आई रिपीट, हर वो कॉस्ट जो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को एट्रीब्यूटेबल होती है। तो अब देखें, विच ऑफ द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, ये छोड़ दें। एक्सपेंडिचर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, सही है जी। अच्छा, अब एक काम करो, 50 करो, 51 करो, ये 2 करो, चलो शाबाश। और दोनों का आंसर एक साथ बताना, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बताना। 50 51 का कॉमा करके बताना आंसर। अच्छा भाई, 50 में कह रहा है विच ऑन द व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ केक मैन्युफैक्चरर। एक केक मैन्युफैक्चरर है, अब केक मैन्युफैक्चरर है तो वो कहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट आइटम जिस पे मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं वो क्या होना चाहिए, दैट हैज टू बी द केक। आइडियली दैट हैज टू बी द केक। अगली बात, दूसरी बात क्या सिचुएशन है, दूसरी बात सिचुएशन ये है कि अब बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन मतलब क्यों केजी के हिसाब से थोड़ी केक बिकता है, केक केक के हिसाब से बिकता है यार। आप ये थोड़ी बोलते हो कि भाई 2 पाउंड के इतने रुपए, 3, यानी केक के पैसे होते हैं। आइडियली केक 2 पाउंड का, केक 1 पाउंड का, तो यूजुअली उसका केक जो है ना वो एलिमेंट होगा। अब फैक्ट्री मेक्स वुडन चेयर्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ स्टेप्ड कॉस्ट। स्टेप्ड कॉस्ट पता है ना क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट जो सर्टेन लेवल तक कांस्टेंट रहती है, अचानक से बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, तो कांस्टेंट रहती है फिर बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। सो क्या है, वुड्स तो जो है ना वेरिएबल कॉस्ट है। सुपरवाइजर सैलरी ये स्टेप कॉस्ट हो सकती है। हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। स्टेपल्स टू फिक्स द वेरिएबल ये भी वेरिएबल है। ये सिर्फ बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखें भाई 50 कुर्सियां बना रहे हो, 2 मशीनें चला रहे हो, शायद 1 सुपरवाइजर चाहिए। आपने कुर्सियां बढ़ा दी, मशीनें बढ़ा दी, 1 सुपरवाइजर से काम नहीं चलेगा। आपने सुपरवाइजर बढ़ाने पड़ेंगे, तो एडिशनल सुपरवाइजर लगेंगे, तो एडिशनल कॉस्ट लगेगी। भाई अगर किसी को भी कहीं पे कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज मुझे रोक देना। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, उसका ए था ना। ये बताओ क्या चीज है, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ तो सिंपल है, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है ना, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट है, बढ़ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको छोड़ दो अभी, आओ 54 की कैलकुलेशन करो, 54 करो। हमजा अंसारी क्या पूछ रहे हैं, हीटिंग एंड लाइट फिक्स कॉस्ट नहीं है? नहीं है, हीटिंग एंड लाइट फिक्स कॉस्ट थोड़ी होती है बेटा। घर का बिजली का जो बिल होता है
हम तो बिजली का बिल देते हैं ना, वहाँ पे वो लोग हीटिंग का बिल देते हैं गोरे, क्योंकि गोरों के यहाँ तो ठंड होती है, आधा साल तो जो उनको हीटर चलाने पड़ते हैं, तो वेरिएबल होता है। आरएस ये वेरिएबल होता है, सॉरी सेमी वेरिएबल होता है वैसे तो। चलो भाई 54 अच्छा देखें, पेपर का फॉर्मेट अब तक नहीं आया, आ सकते हैं एमसीक्यूज भी। पेपर का फॉर्मेट अब तक नहीं आया, पार्शियल एमसीक्यूज आ सकते हैं, 100% नहीं होगा। भाई मैं भी आपको तैयार कर रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लो, आगे जाके प्रॉपर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो भाई 54 क्या हुआ? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ओके, एक आंसर आया बी, और कोई आंसर? ये सॉल्व कर दें सर? जी मैं सॉल्व करता हूं, आप टेंशन नहीं लें। देखें, कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट 2 एक्टिविटी लेवल्स। तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट 2 एक्टिविटी लेवल्स गिवन है, कितने स्क्वायर मीटर क्लीन किया और कितना ओवरहेड्स है। ये लोवेस्ट एक्टिविटी है, ये हाईएस्ट एक्टिविटी है। अगली बात क्या करता है, अगली बात ये करता है इफ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 21,675। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स की एस्टिमेशन 21,675 है, सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट इफ 16,200 स्क्वायर मीटर्स आर टू बी क्लीन। अब पहली बात, वेरिएबल कॉस्ट निकालो, कैसे आएगी? 83,585 माइनस 73,950 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया? 83,585 माइनस 73,950 डिवाइडेड बाय 15,100 माइनस 12,750। सो आपने क्या करा? आपने इसको बेसिकली 83,585 माइनस 73,950 डिवाइड बाय 15,100 माइनस 12,750। तो इस सब कुछ को जब आप करेंगे तो आप बताएं मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 4.1 है, 4.1। ओके चलें, गुड इनफ। सो नाउ you now have got the cost function y, which is the total cost, is equivalent to 21,675, which is the fixed cost, plus 4.1, which is the variable cost per unit, multiply by x. x क्या होंगे? x number of meters, number of units होंगे। सो अगर हम देखें तो y जो कि टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 21,675 प्लस 4.1 मल्टीप्लाई बाय, इन्होंने कितने बोला है? 16,200, 16,200। सो रिजल्टिंगली इसकी टोटल कॉस्ट निकालें, कितनी आती है जी? रिजल्टिंगली इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, कितनी आती है? ओके 88,095, क्या होगा? 88,095। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज पूछ ले, और एल्स मैं आगे बढ़ता हूं।
अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ मोर और लेस अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, यू कैन डू देम ऑन योर ओन एंड वी कुड जस्ट कंपेयर द आंसर लेटर ऑन। अच्छा भाई, चलें इस पे आ जाएं 57 पे। आप में से सियालकोट का कौन कौन है? हाँ भाई, सियालकोट का कौन कौन है? कोई है सियालकोट का? एनीवन फ्रॉम सियालकोट? नोबडी? कोई भी नहीं है? सियालकोट के करीब करीब का भी कोई नहीं है? लाहौर, ओके। हॉकी प्लेयर है कोई आप में से? हाफिजाबाद, ओके। कोई हॉकी प्लेयर है आप में से? जी भाई, आप में से कोई हॉकी प्लेयर है? सारे गिनवा दिए तुम लोगों ने, सियालकोट नहीं गिनवाया बस। फैसलाबाद, लाहौर, हाफिजाबाद सब गिनवा दिया, नहीं गिनवाया तो सियालकोट नहीं गिनवाया। वीडियो गेम प्लेयर, अबे तुम लोग जो है ना तबाह बर्बाद हो तुम ये नस्ल को जो है ना वीडियो गेम से तबाह बर्बाद कर दिया। सबके पेट निकले हुए वक्त से पहले, और जो है ना वो थोड़ा सा काम कर रहा तो हाँपना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना मतलब बड़ा काम खराब है यार। वीडियो गेम जो है ना वो बड़ा बेड़ा गर्क है। ये भाई फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आपस की बात है कि अब तो हमारी भी छूट गई है, बट हाँ क्रिकेटर हैं, सही है। पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट कर देना चाहिए, हॉकी हटा के। वो अलग बात है कि अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो आप अक्सर देखेंगे मेरा क्रिकेटिंग जो है ना वो बड़ा एनालिसिस आता है। यू वुड फाइंड आउट दिस क्रिकेटिंग एनालिसिस। मैं अक्सर वक्त के साथ साथ जो है ना लिखता हूँ लोगों को, आई मीन ये कि ये मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ अरसे से टाइम नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। नेशनल T20 कप देख ज़रूर रहा हूँ। एनीवेज चलें जी, सो आ जाओ हॉकी वालों आ जाओ। 57 में सबसे पहली चीज़ कहता है हॉकी स्किल मैन्युफैक्चरर्स। क्या करता है हॉकी स्किल? हॉकी स्किल मैन्युफैक्चर करता है हॉकी स्टिक्स। तो मैं रिपीट करता हूँ, हॉकी स्किल वाला क्या करता है? हॉकी स्टिक्स मैन्युफैक्चर करता है। A summary of some cost headings include, तो हॉकी स्किल वाला मैन्युफैक्चर करता है हॉकी स्टिक्स को, और समरी ऑफ सम हेडिंग्स, कॉस्ट हेडिंग्स इंक्लूड व्हाट, उसको समझना। कहता है वुड यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, वुड यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो वो वुड जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। तो देखें वुड जो होती है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो पता होता है कि भाई एक हॉकी में कितनी लकड़ी लगी। रबर कवर्स भी डायरेक्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये सही है। ओवरहेड है ना, ओवरहेड चाहिए ना आपको। सवाल में है कि प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन आ जाएगा कि जो मशीन होती है वो मशीन इस्तेमाल हो रही है, उसकी वेयर एंड टेयर हो रही है, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो वो किसी एक हॉकी के लिए नहीं हो रही, वो बेशुमार हॉकीज के लिए हो रही। डी पावर, पावर मीन्स बिजली, वो भी सही है। सेल मैनेजर सैलरी नहीं, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। सेल मैनेजर की जो सैलरी है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। लेबर इन असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे असेंबल होती है, हॉकी बन रही होगी, सो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ऑयल्स एंड ग्रीसेस, मशीनें चलाने के लिए जो तेल पानी लगता है, यस दैट इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। टेलीफोन वेलीफोन क्या है? ये एडमिन कॉस्ट है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट कहाँ है? प्लांट फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री में जो लग रहा है प्लांट में वो क्या है? वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। देन सुपरवाइजरी लेबर क्या होती है कि जो सुपरवाइजर होते हैं, तो यस दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर आप देखें तो CDGIJ
सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लें, अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सुपरवाइजर की समझ नहीं है। देखो सुपरवाइजर जो होता है ना वो फ्लोर पे, सुपरवाइजर का मतलब क्या है, एक फ्लोर पे मशीनें लगी हुई हैं, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, लेबर लगी हुई है, उस लेबर के ऊपर एक बंदा घूम रहा होता है, तो वो जो घूम रहा होता है ना उसको कहते हैं सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर किसी एक हॉकी के लिए नहीं होता, वो बेशुमार हॉकीज को देख रहा होता है, तो किसी एक हॉकी पे उसकी कॉस्ट को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई, अब ये मैं कुछ जो है ना, मैं कुछ ये छोड़ रहा हूं आपके लिए। बेटा वो हॉकीज बनाता है, लेकिन उसकी यूजुअली ट्रेसेबल होती है ना, उसने 10 बनाई, 15 बनाई, 20 बनाई, उसका ट्रेसेबल होता है। उसको हॉकी का एक टारगेट दिया जाएगा या उसको हॉकी की बेसिस पे पैसे दिए जाएंगे, तो यूजुअली उसकी ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। जो सुपरवाइजर होता है ना, वो सुपरवाइजर पूरे फ्लोर को देख रहा होता है, वो सिर्फ हॉकी को नहीं देख रहा होता, वो मशीनों के चलने को भी देख रहा होता है, वो वहाँ पे जो है ना किसी लेबर की तबीयत खराब हो गई उसको भी देख रहा होता है, एक्सीडेंट्स को भी हैंडल कर रहा होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 ये करें, शाबाश। हाँ भाई 65। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता रहा हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कहता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देखें, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं की गई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात की गई। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब देखो बात सुनना, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो तो सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहती। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है, लेट से कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए, आपने 1 यूनिट बनाया तो पर यूनिट 1 लाख रुपए आ गई। अगर आपने 1000 यूनिट बनाए तो 1000 यूनिट के केस में ये क्या हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगी। अगर आपने जो है वो बेसिकली 10,000 यूनिट बनाए तो 10,000 यूनिट बनाए तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली 10 रुपये आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, क्या जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होती है तो इंक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे? अब देखो बात समझना, छोटी सी बात समझो। 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 1 यूनिट बनाया तो 1 लाख रुपए पर यूनिट आ गई। 2 यूनिट बनाया तो 50,000 रुपये आ गई। 4 यूनिट बनाया तो 25,000 रुपये हो गई। यानी कि जो डिक्लाइन का रेट है ना वो कम हो गया, वो बढ़ा नहीं। यूं ग्राफ नहीं है बल्कि यूं है, डिक्लाइन का रेट कम हो गया। जैसे जैसे हो रहा है, पहले 50,000 से डिक्लाइन हो गई, फिर 25,000 है, फिर और कम से, फिर और कम से, तो यूं डिक्लाइन कम से होगा। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एट अ डिक्लाइनिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट में नहीं। जैसे आउटपुट बढ़ेगा डिक्लाइनिंग रेट पे कम होगी। आती है बात, समझ में आती है? हाँ भाई, बात समझ में आती है? सी समझ में आया?
हाँ भाई, सी समझ में आया? सही, चलो 66 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय हाउस बिल्डर? हाउस बिल्डर घर बना रहा है, घर। हाँ, इसका कोई हिसाब ही नहीं होता कहाँ कितनी लगी इसका कोई हिसाब ही नहीं होता कहाँ कितनी लगी। इलेक्ट्रिसिटी केबल का फिर अंदाजा होता है, ब्रिक्स का फिर पता होता है, किलो का थोड़ी पता होता कहाँ कितनी लग गई, स्क्रू कितने लग गए, हिसाब से थोड़ी लगते हैं। सही है, ओके। तो भाई ये भी कुछ क्वेश्चन हो गए। अब आपने करना को इस तरह से है कि ये जो हैंडआउट है, इस हैंडआउट के अंदर आपने वो सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए, वो सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए, वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं कहाँ तक, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ तक, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना अल खैर तक। इससे ऊपर के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं, इससे ऊपर के जितने क्वेश्चन हैं वो आपने सारे करने। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है ये बाकी सारे सवालात को डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसा नहीं है कि आपको दे रहा हूँ तो मैं फिर उसको मैं खुद छोड़ दूँ, नहीं, आई विल ऑल्सो डू दैम सो दैट यू कैन गेट अ गुड प्रैक्टिस, कि हाँ भाई सब पता लग जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्लियर नहीं होते, टीचर पढ़ा रहा होता है तो क्लियर हो जाता है। सो आई विल गो थ्रू देम। ये अल खैर को छोड़ देना, बाकी इससे ऊपर तक का सारा कर लेना। यानी कि ये जो PDF है, इस PDF का पेज नंबर ये कौन सा है, ये पेज नंबर 16, 17 शायद है ना, इस तक कर लेना सारे। सही है भाई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।